नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने बैंक से 4 व्हीलर यानी कि कार लोन किस प्रकार लिया जाता है उसके बारे में, बैंक की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और किन किन कागजों को आपको तैयार रखना चाहिए उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो की कंटेंट आपको उपयोगी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। अब शुरू से पहले मैं आपको बताने जाऊंगा कि बैंक कैसे कार के लिए किन किन तरह से लोन दिया सकता है या बैंक किन किन तरह से लोन देता है, किस चीज़ के लिए लोन देता है। तो पहले तो बैंक जो है नई कार खरीदने के लिए, वैन खरीदने के लिए, जीप खरीदने के लिए, MUV यानी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और SUV यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल देने के लिए लोन देता है। हाँ, बैंक जो है पुरानी कार, जीप, वैन, MUV, SUV जो कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो उनके लिए भी लोन देता है। लेकिन ये जो पुरानी कार है या SUV है या MUV है या जीप है वो अनइंकम्पर्ड होने चाहिए। अनइंकम्पर्ड का मतलब होता है किसी दूसरे से, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस नहीं आता है कि ये किस उद्देश्य के लिए ली जा सकती है, किन किन कामों के लिए। तो कार खरीदने की मतलब कार तो खरीदेगा, लेकिन कार किस उद्देश्य से होगा। तो कार एक तो जो है इंडिविजुअल को उनके पर्सनल यूज़ के लिए दी जाती है। अब कार जो है ज्वाइंटली भी दी जा सकती है, लेकिन जो ज्वाइंट में है वो तो या तो ज्वाइंट में पेरेंट्स होंगे या स्पाउस होंगे या अर्निंग चिल्ड्रन जो होंगे वो होंगे। लेकिन इनमें से किसी एक को ही ज्वाइंट बारोवर बनाया जा सकता है। और अगर ज्वाइंट बारोवर अगर किसी को बनाया जाता है तो उसमें से ये बात पहले ही लिखवा ली, बैंक जो है को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी जो है सिर्फ एक के नाम में रजिस्टर्ड होगी। तो बैंक को पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि दोनों में से किसके नाम से रजिस्टर्ड होगी, तो वो बैंक ज्वाइंट में लोन दे देगा। इसके अलावा जो बोरोवर है या इंटेंडिंग बोरोवर है उसकी जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि इनकम टैक्स की, GST की, वेल्थ टैक्स की, सर्विस टैक्स की, प्रोविडेंट फंड की और ESI जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि ऐसे इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म या ऐसे बिजनेस कंसर्न, तो उनको जिनको लोन देना है उनकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। तो उनकी पर मंथ जो पेंशन से, सैलरी से जो इनकम है वो 20,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कार लोन उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिनकी कम से कम 20,000 रुपये की सैलरी से, पेंशन से या अन्य तरह से कम आय हो। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी के लिए पहले बताया था, उसमें पेरेंट्स की, स्पाउस मतलब अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड और अगर मेल है तो उसकी वाइफ। तो स्पाउस की और उसके अर्निंग चिल्ड्रन की इनकम को इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन इनमें से किसी एक को ही शामिल किया जाएगा, ये नहीं कि एक के ज़्यादा लोगों को शामिल कर लिया। फिर दूसरी बात आती है कि लोन अमाउंट कितना होगा। तो लोन अमाउंट जो मंथली सैलरी है, पेंशन है, उसका 25 टाइम्स यानी 25 गुना, मंथली सैलरी और पेंशन इनकम के 25 गुना, लेकिन मैक्सिमम 25 लाख रुपए। वो चाहे एक कार ले या एक से अधिक ले, लेकिन उसको जो है 25 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, सैलरी के 25 गुने से ज़्यादा मिलेगा। इसमें से जो भी कम हो वो मिलेगा। यानी किसी की इनकम 25 गुना जो है 25 लाख से ज़्यादा है तो 25 लाख मिलेगा, लेकिन किसी की इनकम अगर 25 गुना इनकम जो है 25 लाख से कम है तो वो जो कम राशि है वो मिलेगी। इसमें फिर जैसे पहले ही बता चुके हैं, जो इनकम जो है पेरेंट्स की, स्पाउस की, अर्निंग चिल्ड्रन की, इसमें
एलिजिबिलिटी के लिए अकाउंट बैंक जो है बिजनेस जो कॉर्पोरेट हो सकते हैं वो, या नॉन कॉर्पोरेट कंपनी फर्म जो पिछले 2 साल से प्रॉफिट अर्न कर रही हो, लगातार कैश प्रॉफिट अर्न कर रही हो, उनको भी लोन दे सकता है। लेकिन जो तो उनको लोन दे सकता है। अब एक शर्त और होती है बैंक की कि अगर बैंक जो है कोई बोरोवर है या को बोरोवर है या गारंटर है, उसका जो CIR यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR, जो कि आज की तारीख में 4 एजेंसी जो है देती हैं। एक तो है सिबिल की, एक इक्विफैक्स होगा, एक एक्सपीरियन है और एक क्रिफ हाईमार्क है। तो इनकी रिपोर्ट में जो इनकी कंपनीज हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनकी रिपोर्ट में जो CIR है यानी कि इन लोगों की रिपोर्ट को जो CICs होती हैं यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, जो कि कौन है, सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, क्रिफ है, इनसे जो रिपोर्ट ड्रॉ की जाती है वो कहलाती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR। तो इन CIC से ड्रॉ की गई CIR में उनका डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अब फिर बात आती है कि मार्जिन कितना होगा। मार्जिन जिसे बैंक कहता है, हम कहते हैं सेल्फ कंट्रीब्यूशन। जैसे कि 1 लाख रुपए की कार के लिए अगर हमें लोन लेना है तो उसमें से 1 लाख रुपए की कार के लिए कितना लोन मैक्सिमम मिल जाएगा बाकी शर्तों को पूरा रखते हुए। तो हमें 1 लाख की अगर कार लेनी है तो हमें बैंक जो है 85% यानी कि 85,000 रुपये ही लोन देगा और 15,000 रुपये हमें अपने लगाने पड़ेंगे, यानी कि 15% का हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। इसी प्रकार 10 लाख की कार के लिए हमें 1.5 लाख रुपए अपने पास से लगाने पड़ेंगे और 8.5 लाख रुपए बैंक लेगा। लेकिन इसमें कार की वैल्यू कितनी होगी? कार की वैल्यू जो एक्स शोरूम प्राइस होगा उस पे इंश्योरेंस की कॉस्ट और रोड टैक्स, जो वन टाइम रोड टैक्स होता है, उसको शामिल कर लिया जाएगा, जिसको कहते हैं ऑन रोड प्राइस। प्राइस का जो है 85% देगा और जिसमें कि रोड टैक्स और इंश्योरेंस शामिल होगा। अब बैंक जो है स्पेशल केस में अगर बैंक के पास डिसीजन है कि ये 15% से घटा के 10% भी कर सकता है, लेकिन ये बैंक का है, अपना डिस्क्रिप्शन है। ये सिर्फ जानकारी में रखिए। अगर माना किसी की इनकम ज़्यादा होती है या और उसकी पैरामीटर्स अच्छे हैं तो बैंक इसको रिड्यूस कर सकता है। अब दूसरी बात आती है कि पुरानी कार के लिए कितनी होगी। तो पुरानी कार के लिए ये मार्जिन होगा 30% का, यानी कि 1 लाख की अगर कार वैल्यू है उसकी, कार की, पुरानी कार की जो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो उस पर 70,000 ही बैंक लेगा और जो 30,000 रुपये हमें देना पड़ेगा। इसी प्रकार यह 10 लाख की है तो हमें 7 लाख रुपए बैंक का लोन मिलेगा, 3 लाख रुपए हमें खुद लगाना पड़ेगा। अब इसमें जो है कार की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? कार की वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन 15% के दर से काटी जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि उस कार की आज की तारीख में जो उसकी इनवॉइस वैल्यू है उसको जितने साल पुरानी कार है उसके हर साल के लिए 15% कटौती की जाएगी। और जैसे कि माना किसी कार के जो पार्ट पूरा साल पूरा नहीं हुआ तो उसके पार्ट के लिए, उसके क्वार्टर के लिए प्रोराटा बेसिस पे इसकी वैल्यू काउंट की रिपेमेंट के लिए, कि बैंक जो है ये जो हमने लोन दिया है उसको मैं इंटरेस्ट के कितने समय हमें देगा कि जिसे वो वापस मांग ले। तो वो कार के लिए मैक्सिमम 84 महीने यानी कि 7 साल का पीरियड होता है। 84 इंस्टॉलमेंट की EMI में वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है रिकवर करेगा। और इसी प्रकार जब ओल्ड कार के लिए है, ओल्ड कार के लिए आपको 7 साल नहीं मिलेंगे, आपको तब कुल 60 महीने यानी कि 5 साल ही मिलेंगे पुरानी कार के लिए। वहीं पर अगर माना किसी ने अपनी एग्रीकल्चर और अलाइड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से इनकम दिखाई है, उसके आधार पर लोन लिया है, तो बैंक जो है इसकी किस्तों को
हाफ ईयरली या ईयरली, जो कि उनकी फसल की उत्पादकता के आधार पर डिसाइड कर सकता है। अब लेकिन इसमें भी जो टोटल रिपेमेंट पीरियड है वो 7 साल नई कार के लिए और 5 साल जो है पुरानी कार के लिए वैसे का वैसे ही रहेगा। बस उसकी अवधि जो है मंथली ना होके हाफ ईयरली या ईयरली, जो कि फसल चक्र के आधार पर या फसल कब पैदा हो रही है उसकी निर्धारित की जाती। कार के लिए रिपेमेंट पीरियड सालों में कितना होता है। अब लेकिन रिपेमेंट बैंक जो है बॉर्रोवर की उम्र से भी रिलेट करता है। अगर सैलरी और जो पेंशनर सैलरी है, यानी कि ऐसे सैलरीड पर्सन जिनको पेंशन मिलती है और पेंशनर्स हैं, उनको 70 साल की उम्र तक के लिए ये लोन दिया जा सकता है। यानी किसी ने नई कार खरीद ली तो उसको 7 साल में या 70 साल की उम्र, किसी ने अगर 55 साल की उम्र में 55 साल में खरीदा है तो उसको 7 साल यानी 62 साल की उम्र तक हो जाएगा। अगर किसी ने 65 में खरीदी है, उसकी 65 साल की उम्र में खरीदी है, तो उसको रिपेमेंट के कुल 5 साल ही मिलेंगे। वो भी जिसकी सैलरी हो के साथ पेंशन आने की उसमें क्लाउज जुड़ा हो और जो पेंशनर हो। और बाकी सबके लिए ये 65 साल ही है कि बाकी इनके सैलरी विद पेंशन के लिए और पेंशनर्स के अलावा बाकी सबके लिए ये 65 साल की ही उम्र है। हाँ, कुछ बैंक जो है इसको 5 साल तक की रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो आप बैंक से बात कर लीजिए। वही एक दूसरा भी है कि अभी जैसे बताया था कि कार लोन लेने के लिए जो पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को और स्पाउस को भी शामिल किया जा सकता है। तो अगर उनको शामिल कर लेता है तो किसी एक को शामिल करना है, तो पेरेंट्स तो ज़्यादा उम्र के होंगे, स्पाउस या फिर चिल्ड्रन जो है आपसे कम उम्र के हो सकते हैं बॉरोवर के। तो ये रिपेमेंट अगर उन जॉइंट बॉरोवर में से जो भी किसी एक को लेंगे उसकी 70 साल तक की उम्र तक के लिए भी डिसाइड किया जा सकता है। यानी कि किसी की 5 साल बाद ही 70 हो रही है लेकिन उसकी स्पाउस की या उसके बच्चों की वो नहीं हो रही है, तो उसको 7 साल पूरे मिल जाएंगे। एक और आता है कि आपकी सैलरी से जो बैंक की कार लोन का रिपेमेंट की जो किस्त डिसाइड होगी, जिसे ईएमआई कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो आपकी सैलरी के कितना % तक हो सकती है। तो वो नेट मीन्स के हिसाब से नेट मीन्स ऑफ सैलरी और या इनकम के हिसाब से डिसाइड होती है। यानी कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी में से या ग्रॉस इनकम में से उसके स्टैट्यूटरी डिडक्शंस जैसे कि इनकम टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, प्रोफेशनल टैक्स है, ऐसी चीज़ें जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट को देने ही देने हैं, तो उसके पास वो इनकम, उससे इनकम तो हो रही है या उसकी सैलरी तो है लेकिन वो उसके पास उसके हाथ में नहीं है अवेलेबल। तो इन सब चीज़ों को बैंक पहले ही निकाल देता है। मान लीजिए किसी की 1.25 लाख रुपए की सेल है लेकिन उसे जो है इनकम टैक्स और पीएफ वगैरह घटा के उसके हाथ में कुल 1 लाख रुपए मिल रही है, तो बैंक इस मामले में उसकी सैलरी रिपेमेंट पीरियड का एलिजिबिलिटी काउंट करने के लिए 1 लाख रुपए ही मानेगा। तो उसको कैसे होगा, अगर किसी की नेट सैलरी अगर 30,000 है तो उसका 40% ही ईएमआई बन सकती है। यानी कि कार की जो किस्त है प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला के, तो वो उसकी 40% ही हो सकती है। यानी कि 30,000 रुपये मान लीजिए है तो उसे कितनी हो सकती है, 12,000 रुपये। और 30,000 से ज़्यादा और 75,000 तक, तब कितनी होगी, 50%। यानी कि किसी की अगर मान लीजिए 50,000 है तो उसकी किस्त कितनी हो सकती है, 25,000 ही हो सकती है। और 75,000 से अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसकी कितनी होगी, 60%। यानी किसी की 1 लाख रुपए अगर सैलरी, नेट सैलरी आती है तो उसको 60,000 रुपए तक की किस्त बैंक जो है बना सकता है। और बैंक जो है इसी में, अगर बैंक से अगर आपका जब आप संपर्क करेंगे, अगर आपके जो पैरामीटर्स अगर अच्छे होंगे तो इसमें 10% की और रिलैक्सेशन दे सकता है। यानी कि जहां पर 40 है वहां पर आपके 50 काट ले, 50 की जगह 60, 60 की जगह 70।
इसके लिए आप बैंक से रेगुलरिटी ऑफ इनकम, तो सभी जो बॉरोवर होंगे, जो सब इंटेंडेड बॉरोवर होंगे, उनकी इनकम की निरंतरता को बैंक जो है लोन देने से पहले डिसाइड कर लेता है या सुनिश्चित कर लेता है। अब ये कैसे होती है? ये तो आईटीआर की होगी, जो कि पिछले 3 साल के आईटीआर से होंगे, फॉर्म 16 से होंगे, और उसकी सैलरी स्लिप से होती है। और सैलरी क्लास के लिए जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, फॉर्म 16 है, और जो आईटीआर है जो लास्ट 3 साल के, उनको लेके देख लेता है कि बैंक जो है इनकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी बन पा रही है। और जैसे कि उनने उसमें फॉर्म 16 में या आईटीआर में डिविडेंड वगैरह दिखा रखे हैं या कोई और अदर इनकम भी दिखा रखी है, उसकी सर्टेनिटी को देख लेता है। लेकिन कई बार होता है कि लेस पीरियड ऑफ सैलरी होने से या और परिस्थितियों की वजह से उसको 3 साल का आईटीआर नहीं मिल पाता या सैलरी नहीं मिल पाती, तो इसको 2 साल के लिए बैंक जो है देख सकता है। अब उसके लिए आप उसको जो है उस बैंक अकाउंट में जिसमें कि उसकी सैलरी आती है, उसका ये पिछले 12 महीने का अकाउंट देखना चाहिए, उसकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप देखेगा बैंक। तो ये सब देख के वो बैंक जो है आपकी कंटिन्यूटी ऑफ इनकम को देख लेता है। तो इस चीज़ों को आप तैयार रखिए कि आपकी स्टेटमेंट अकाउंट जिस बैंक में आपकी सैलरी है उसका 1 साल का होना चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए, जो आपके एचआर डिपार्टमेंट से वेरीफाइड होनी चाहिए। ऐसी, और अगर माना बिजनेस कंसर्न है या कोई और है, तो उनका जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट और आईटीआर इसी तरह से 3 साल के लिए या 2 साल के लिए जैसा भी मामला हो वो दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पीएसयूज हैं, पीएसबीज हैं, और जो पेंशनर्स हैं इनके, तो उनको जो है, और या जिनकी जो है जो सीआईसी से सीआईआर निकाली है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू रिपोर्ट जो निकाली है, वो 800 या उससे ज़्यादा है, तो उसको जो है कम कंसेशनल रेट में दे सकता है, और उससे 800 से कम है तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। अब इस टाइम जो है 7.5 से लेके 9 तक का ब्याज दर चल रही है। अब ये भी है कि जो आपकी जो सीआईसी से जो है क्रेडिट रिपोर्ट जो है आपकी हमेशा अच्छी निकलनी चाहिए। 10 लाख से ऊपर के लोन में आमतौर पे बैंक जो है 2 सीआईसी से निकाल लेता है, कि उसमें से जो भी जो अच्छी होती है उसको रख लेता है, मान लेता है, और जो जिसका भी स्कोर ज़्यादा होगा, यानी कि आपकी रिपोर्ट जो भी अच्छी बताएगी उसको मान लेता है और बाकी को इग्नोर कर देता है, लेकिन 2 निकाल लेता है। लेकिन कई बार होता है सीआईसी की रिपोर्ट -1 या 0 आती है, तो अब जैसे जिन्हें किसी का क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो उनकी -1 आएगी या 0 आएगी, तो उसको जो है वो 800 या प्लस में नहीं काउंट करेगा बैंक, यानी कि उसकी नो क्रेडिट हिस्ट्री को 800 से कम में ही काउंट करेगा। अब एक चीज और आती है प्रीपेमेंट चार्जेस। तो बैंक में जो रिजर्व बैंक के है, तो उसमें 7/5/2014 से जो लोन है उसमें प्रीपेमेंट चार्जेस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर रखा है, जो कि फ्लोटिंग रेट पे हो, फिक्स रेट पे नहीं, फ्लोटिंग, यानी कि समय समय पे जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाता बढ़ाता रहता है, उसे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। उस पर जो लोन दिया गया है उस पर बैंक जो है प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लेगा, अगर उनने अपनी ही इनकम उस पर चार्ज ले ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप बैंक से सर्टेन हो जाइए कि आपका क्राइटेरिया में कुछ ही इस तरह के क्राइटेरिया में, फिक्स क्राइटेरिया में देख के, और कई तरह से छोटे छोटे क्लाउज होते हैं, उसमें आप ना फंसे। उन सब क्लाउज को आप देख लीजिए, उनकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि फिर वो वीडियो बिना बात के लंबा हो जाएगा और उसके उतना वैल्यू का नहीं रहेगा, इसलिए मैं उस चीज़ को अभी नहीं छू रहा हूँ। तो अगर आपका एक तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लेंगे और वो क्योंकि 14 के बाद, अब क्योंकि 24 चल रहा है तो आपको उस लेगा ही, तो इसके लिए आपका प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट बैंक के मामले में आप बैंक से ज़्यादा ढंग से बात कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट जो पीएसयूज वगैरह में है तो वहाँ तो क्लियर कट है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ले तो प्राइवेट बैंक में भी नहीं सकते, लेकिन वो कई सिस्टम आपको उतना कन्वीनियंट नहीं करते हैं कि आपको बैंक में जाना पड़ेगा, रिपेमेंट वहीं बैंक में जाके करना पड़ेगा, चेक से करना पड़ेगा, कैश जमा करना पड़ेगा, तो वो आदमी जो है डिस्करेज हो जाता है।
तो इस चीज को आप प्राइवेट बैंक से बातचीत कर लीजिए। अब आप इंश्योरेंस कितना होगा, अब इसके लिए जो कार खरीदी है उसका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, और उसमें थर्ड पार्टी के लिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता ही है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है बैंक को करवा के, बैंक या तो खुद करवाएगा या फिर आपसे कहेगा आप करवा के उसे पॉलिसी उसको देनी चाहिए। और इसमें सिक्योरिटी क्या होती है, जो व्हीकल बैंक के लोन से आप खरीद रहे हैं उसको आप बैंक में ज्वाइंट नेम में रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी JRC, ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आप JRC करवा देते हैं तो बैंक जो है इसी को अपनी सिक्योरिटी मान के आपको सिक्योरिटी देता है। लेकिन ये JRC जब होता है तो ये सरफेसी में एक्ट हो जाता है, यानी सरफेसी में बैंक इसके सीजर के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो अगर आपकी व्हीकल JRC है यानी बैंक के साथ संयुक्त है, यानी बैंक का हाइपोथेकेशन में दर्ज है, तो अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक जो है सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है। अब आज की तारीख में JRC में अगर नहीं होता है तो बैंक जो है वाहन जो पोर्टल है उसमें भी देख लेता है कि वाहन में अगर आता है तो वो भी मान लेता है, नहीं तो आपको JRC की कॉपी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कार्ड की। इसी के अलावा बैंक जो है कुछ मामलों में आपसे सिक्योरिटी भी मांग सकता है, गारंटी भी मांग सकता है, अदर सिक्योरिटी भी मांग सकता है वो गारंटी के रूप में। तो जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, PSBs हैं, MNCs हैं, जो BSE या NSE में लिस्टेड कंपनीज के MNCs जो हैं उनके एम्प्लॉय हैं, तो उनको, और जो ऐसे बारोवर जो 6 लाख से कम की कार खरीद रहे हों उनके लिए वो गारंटी के लिए आपको इंसिस्ट नहीं करेगा, नहीं लेगा। लेकिन बाकी सब मामलों में बैंक को एक सुटेबल गारंटी की जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी गारंटर की भी CIC इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसकी नेटवर्क निकाली जाएगी। तो उसको देखने के बाद, यानी कि CIC में उसके नेटवर्क आनी चाहिए, उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। नेटवर्क जितना आप लो रहे हैं उससे करीब करीब दुगने से तो कम से कम होनी ही चाहिए, या उसके बराबर या उससे दुगने तक होनी चाहिए, तभी जो है वो सूटेबल होगा। उसके अब KYC तो बोरोवर के भी पूरे होते हैं और गारंटर के भी पूरे होते हैं। KYC का मतलब होता है कि आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन नंबर हो, पासपोर्ट हो, या कोई व्हीकल का लाइसेंस हो, तो ये सब चीज़ आपके KYC के लिए ज़रूरत होती है। अब इसके अलावा जो है चार्जेस कितने होते हैं, एक तो अपफ्रंट फीस लगती है इसमें, वो भी जो है जो बैंक टू बैंक वेरी करती है, लेकिन 6,000 से ज़्यादा आमतौर पे नहीं होती है। तो वो भी जब त्यौहार का सीजन होता है, जैसे दिवाली या दशहरा, तो उस टाइम स्पेशल स्कीम चलती है, तो उस टाइम ये माफ़ भी कर देते हैं या कम कर देते हैं। अब है कि कौन कौन सी कार के लिए दे सकता है, तो वो इंडियन कार के लिए भी दे सकता है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कार है, जो विदेशों में बनी हुई कार हैं उनके लिए भी बैंक लोन दे सकता है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना रिपेमेंट जो है मैक्सिमम पीरियड के लिए रखें और इंस्टॉलमेंट कम से कम रखें, और उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट बन के आ रही है उसके ऊपर वॉलंटरी अपने आप ही 10,000, 15,000, 5,000 जितना भी आपकी सुविधा हो उतना पैसे ज़्यादा जमा करें, क्योंकि इस तरह से जो भी आप ज़्यादा जमा करते हैं तो वो सीधे सीधे आपके प्रिंसिपल से कम होता है और उस पर ब्याज नहीं लगता। तो प्रिंसिपल से कम होते हुए तो शुरू में आप जितना ज़्यादा जमा कर देंगे उससे आपको राहत मिलेगी, और EMI जब आप जमा भी करते रहेंगे तो आपको कुल मिला के ब्याज कम देना पड़ेगा, और आपका लोन जो है 7 साल में अगर माना आपने लिया है तो उससे पहले ही जमा हो जाएगा। तो शुरू में मैक्सिमम आप जमा करें, तो इससे कि आप, क्योंकि शुरू में क्योंकि सारा लोन अमाउंट होता है, प्रिंसिपल कम होता नहीं है, तो आपको ब्याज ज़्यादा पड़ता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया तो आपके 6 महीने की किस्त से कुल 50,000 रुपये ही
मान लीजिए उसके प्रिंसिपल कम हुआ तो आपको 9.5 लाख पे तो अभी भी लग रहा है। लेकिन अगर आपने 50,000 रुपये EMI के अलावा और जमा कर दिए तो आप पे कितने लग जाएगा, 9 लाख पे। तो अब आपका 50,000 तो जमा कर दिए, उस पर ब्याज की और बचत हो गई आपकी। तो इस तरह से आपको फायदा होगा। तो आप इस तरह की चीजें करिए तो कुल मिला के आपको कुल कम ब्याज देना पड़ेगा। और इसमें वॉलंटरी में है कि अगर माना किसी महीने में आपको कोई और खर्चे आ जाते हैं या आप नहीं दे पाते हैं तो आप मत दीजिए, अगले महीने में दे दीजिए, अगले महीने में 2 बार दे दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें दें। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो है आजकल जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है NPA का, तो अपने खाते को NPA ना होने दें। अगर 3 किस्तें, माना अगर आपकी 3 किस्तों के बराबर राशि अगर ओवरड्यू हो जाती है, अगर मान लीजिए आपकी 40,000 रुपये की किस्त है तो अगर आपके खाते में 1,20,000 रुपये जैसे ही ड्यू हो जाएंगे, यानी 2 से ज़्यादा, यानी 1,20,000 भी क्यों मानते हैं, अगर 80 से अगर 85,000 रुपये पे अगर आपके ओवरड्यू हो गए, यानी कि जो एक किस्त के भी 5,000 रुपये तो ड्यू है ही ना आपके। तो अगर 80 से 85,000 भी अगर आपके ड्यू हो गए तो जबकि 40,000 पर महीने से 3 किस्त होती है 1,20,000 की, लेकिन 80,000 से एनी अमाउंट यानी 1 रुपये भी ज़्यादा है तो वो खाता आपका NPA हो जाएगा। अगर NPA खाता हो जाएगा तो एक तो पेनल इंटरेस्ट लगने लगेगा आपके ब्याज पे, फिर उसके जो बैंक जो है सारा रिकॉर्ड जो है पीरियडिकली जो है CIC के पास भेजता है। ये जो क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनीज हैं, यानी CIC है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाईमार्क, इनको बैंक जो है पीरियडिकली भेजता है। तो वो आपका रिकॉर्ड उस पर चढ़ जाएगा। अगर आपका NPA या रेगुलर होगा तो वहाँ पर आपका दर्ज आएगा। कोई और सिबिल निकालेगा तो आपकी, या कोई CIR निकालेगा तो आपकी रिकॉर्ड क्रेडिट हिस्ट्री खराब आएगी। तो आपको जो भी सुविधाएं मिलती हैं कि हो सकता है आपको लोन ही ना मिले। तो इसके लिए जो है आप जो है अपनी सिबिल को मेंटेन रखें और किसी भी हालत में NPA ना होने दें। इसके लिए सबसे सही तरीका है कि जब भी सुविधा हो तो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट कम कर दें। तो किसी वजह से कोई भी, भाई इतना लंबा पीरियड होता है, 7 साल का पीरियड है, कब क्या परिस्थिति आ जाए, कब क्या हो जाए। अगर आप 1-2 किस्त अगर आपकी टूट भी जाए तो क्योंकि आपने शुरू में ही जब आप सुविधाजनक थे तब आपने 8-10 किस्तें या 5-6 किस्तें एक्स्ट्रा कर रखी हैं, तो आपको बैंक जो है उनको परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप रिकवरी की तरफ जरूर ध्यान दें, रिपेमेंट की तरफ जरूर ध्यान दें, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना के रखें तो आपको फायदा होगा। धन्यवाद मित्रों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और इसकी कंटेंट आपको पसंद आती है और इसी तरह की मैं और आपको कंटेंट दूंगा तो आपको अगर वो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।